हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे और पढ़ रहे हैं, और इसमें अपन ने 9.1 देख ली थी, उसके क्वेश्चन भी कर लिए थे। उसको मेरे अभी थोड़ा ब्रेक भी था वीक का, तो मेरे हिसाब से आपने सारे चैप्टर जो पढ़ा है वो रिवाइज कर लिए होंगे और देख लिए होंगे ना, उसमें कितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे, वो आपने आपका सेल्फ एवल्यूशन कर लिया होगा, है ना। तो उसके आगे आज अपन जो अपना 9.2 है वो किस पे बेस्ड है, दो बिंदुओं के बीच में अपने को दो बिंदु बिंदु दे रखे होंगे ना, एक तो पी, मान लो पी दे रखा है या क्यू दे रखा है, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट दे रखा है जैसे 0 1 और इसका दे रखा है 2 0, ठीक है। तो अपने को ये देगा कि अपने को इसमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट जो होगा वो अपने को निकालना होगा, मतलब x की वैल्यू निकालनी है और अपने को y की वैल्यू निकालनी है ना। तो इस टॉपिक का नाम क्या है वो बता देता हूँ मैं आपको। दो बिंदुओं के मध्य दूरी का बाएं तथा ठीक है, दो बिंदु की दूरी के मध्य दूरी का, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी का बाएं तथा अंत विभाजन, ठीक है। ठीक है, ये टॉपिक है ना, इंटरनल एक्सटर्नल डिवीजन बिटवीन 2 पॉइंट, है ना। मतलब अपन ने इस जो 9.1 पढ़ी थी ना, वो क्या पढ़ा था, दो बिंदुओं के बीच की दूरी पढ़ी थी ना। उसमें फॉर्मूला अपन ने ये पढ़ा था, है ना, कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इससे क्या होगा, अपन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल, मतलब ये कोऑर्डिनेट दे रखा है इधर, इनके दोनों के बीच का डिस्टेंस अपन ने निकाला था, राइट। अब अपन क्या करेंगे, दो बिंदु दे रखे हैं तो अपने को क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट निकालने हैं। मतलब मैंने बताया था कि जो कोऑर्डिनेट होता है वो किस फॉर्म में होता है, एक्स और वाई की फॉर्म में होता है, बराबर है ना। तो अब इसमें एक्स बिंदु दे रखा है और वाई बिंदु दे रखा है, अपने को क्या करना है, प्रॉपर जो कोऑर्डिनेट होता है वो अपने को फाइंड करना है। लेकिन अपने को पॉइंट दे रखा होगा, है ना, पी और क्यू दे रखा होगा और रेशियो दे रखा होगा। मतलब ये जो पॉइंट है वो किसी लाइन को 1:2 में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो रेशियो दे रखा होगा, ठीक है। तो रेशियो से अपने को जो भी कोऑर्डिनेट दे रखा हो वो कोऑर्डिनेट अपने को फाइंड आउट करना है। तो उसके फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है देख लो एक बार, क्या बता देता हूं मैं आपको फॉर्मूला। एक्स एंड वाई, ठीक है। तो एक्स का फॉर्मूला है m1x2 इज इक्वल टू m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। और y1 का यही फॉर्मूला हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन टू m1 अपॉन m2, बस, है ना। तो इससे x का पॉइंट आ जाएगा और इससे y का पॉइंट आ जाएगा। तो ये दो फॉर्मूलों से अपने को कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है। मतलब देख चीज क्या दे रही है, m1 m2 किसको कहेंगे, मतलब जैसे 2 अनुपात 1 है तो m1 2 हो जाएगा, m2 1 हो जाएगा। और जैसे कोई 0 1 और 2 0, तो वो पता ही है अपने को, ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है। तो उसके हिसाब से करना, ठीक है। दो फॉर्मूले तो ये हो गए। और यदि जब कोई अगर क्वेश्चन में दे रखा हो कि कोई लाइन कोई लाइन का जो रेशियो है वो उसे मतलब बराबर, मतलब इक्वल भाग में डिवाइड करता है ना, मतलब 1:1, तो उसके लिए सीधा फॉर्मूला हो जाएगा, मतलब
मध्य बिंदु के लिए क्या हो जाएगा, x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सीधा x1 प्लस x2 अपॉन 2 है ना, और y1 का क्या, y का क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, ये तो जैसे सेंटर पॉइंट दे रखा है तो पता है भाई अगर सेंटर में है तो दोनों को फिक्स आधे आधे भाग में डिवाइड कर रहा है, मान लो या 1 है या 2 है जो भी है, तो अगर फिक्स दे रखा है कि मध्य बिंदु के ये पॉइंट है ना, अगर पॉइंट कोई दे रखे वो दे रखे, यदि ये मध्य बिंदु के हैं तो वो अपने को ये फॉर्मूला अप्लाई करना, अदरवाइज ये फॉर्मूला अपने को अप्लाई करना है। समझ आ गई बात? देखो इसके बेस पे अपन एक सवाल देख लेते हैं ताकि तुमको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, देखो the question है find the coordinate of the point which divides the line joining the point, पॉइंट दे रखे होंगे ना, एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, पॉइंट दे रखा है, मान लो पहला पॉइंट इज इक्वल टू -2 1 एंड Q दे रखा है 5 4 है ना, इंटरनली इन द रेशियो इज 2 cos 3। ठीक है, बस इसमें अपने को क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालना है ना, मतलब x और y अपने को क्या करना है, निकालना है, राइट। तो कोई टफ नहीं है ना, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ठीक है, और ये m1 है और ये, देखो अगर नहीं समझ में आता है तो इसकी पूरी एक बार साइड में लिस्ट बना देना, x1 y1 x2 y2 m1 m2, ताकि उससे तुम कंफ्यूज नहीं होना है ना। x1 कितना -2 y1 1 x2 5 y2 4 और m1 कितना 2 और ये 3। ठीक है, तो एक x का फॉर्मूला होगा, एक बार x का फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस अपॉन m1 कितना है 2 इंटू x2 कितना है 5 प्लस m2 कितना है 3 इंटू x1 कितना है -2 अपॉन m1 कितना है 2 प्लस 3। इसको सोल्व करना है ना, 10 -6 अपॉन 5 तो कितना आ जाएगा ये 4/5। तो x का कोऑर्डिनेट कितना आया 5। अब सेम एज इट इज y का अप्लाई करना है अपने को। y का क्या था फॉर्मूला, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो m1 देखो m1 और m2 सेम एज इट इज चलेंगे, सिर्फ y2 और y1 चेंज होंगे। ठीक है, तो y2 कितना था 4 इंटू m1 कितना है 2 प्लस y1 कितना है 1 है ना, तो 3 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 8 प्लस 3 अपॉन 5 कितना हो जाएगा, तो 11 अपॉन 5। तो अब x और y, ठीक है, तो x के कोऑर्डिनेट कितना आया 4/5 और y का कितना आया 11/5। ठीक है, तो ये ठीक है, उस लाइन के निर्देशांक क्या होंगे 4/5 11/5। समझ में आई बात? बिल्कुल इजी मेथड है ना, तो उसको अपन इजीली सोल्व कर सकते हैं, कोई टफ वाली बात नहीं है। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन और देख लो, फिर अपन चैप्टर में भी सीधा अगर तुम क्वेश्चन करना चाहो तो सीधा क्वेश्चन कर सकते हो, कोई टफ बात नहीं है। देखो अपन एक क्वेश्चन सीधा चैप्टर के देखते हैं, चैप्टर 9.2 का।
देखो 9.2 का पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3, 5, 7, 9 को मिलाने वाले रेखाखंडों 2:3 के अनुपात का अंतर विभाजन करता है। ठीक है, देखो इसमें दो फॉर्मूले, मतलब एक तो है एक्सटर्नल है ना, मतलब बाह्य विभाजन, और एक है इंटरनल मतलब अंतर। तो दोनों के फॉर्मूले में सिर्फ ये डिफरेंस है, इसके फॉर्मूले में माइनस लगेगा और इसके फॉर्मूले में प्लस लगेगा। कैसे लगेगा, देखो अगर एक फॉर्मूला ले लेते हैं m1x2 प्लस इस माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2, यही चीज सेम क्वेश्चन यहाँ होगा m1x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, दोनों के फॉर्मूले यही डिफरेंस है, इसमें प्लस का साइन यूज होगा। अगर वो पूछ लेता है कि इंटरनल डिवीजन कर रहा है उसको, मतलब अंतर विभाजन कर रहा है, तो ये फॉर्मूला लगाना, अगर बाह्य विभाजन कर रहा है तो वो फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा ध्यान रखना, बाकी कोई वो बड़ी बात नहीं है। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइडेड लाइन सेगमेंट जॉइन द पॉइंट 3579 इज द रेशियो 2 cos 3 इंटरनली, मतलब इंटरनली बता रहा है वो, तो वो मतलब इंटरनली बता रहा है, मतलब क्या हो गया, अंतर विभाजन हो गया। पॉइंट कौन कौन से दे रखे, देखो 3579, उनका रेशियो क्या है तो अब अगर इसमें आपको कंफ्यूज होते तो अपने लिस्ट बना दी थी पहले, x1 y1 x2 y2 m1 एंड m2 x1 कितना है 3 5 7 9 2 3। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाना अपने, फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, है ना। m1 कितना है 2 इंटू x2 कितना है 9 प्लस m2 3 इंटू 3 अपॉन 2 प्लस 3, है ना, कितना हो जाएगा 18 प्लस 9 अपॉन 5, तो कितना हो जाएगा ये 27 अपॉन 5। ठीक है, सेम एज इट इज y का अप्लाई करना है। y का फॉर्मूला क्या है, हो जाएगा m2 x1 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। मैंने बताया था y1 और y2 चेंज होगा, तो y1 रखो अपने m1 कितना था 2 इंटू y2 कितना है 7 प्लस 3 इंटू 7 नहीं y2, अरे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्या हो गया x1 x2, रुको रुको रुको, तो m1 कितना था 2 इंटू x2 कितना है 7 प्लस m2 कितना 3 इंटू x1 कितना है 3 अपॉन 2 प्लस 3, है ना, कितना हो जाएगा 14 प्लस 9 अपॉन 5 49 कितना हो जाएगा 23 अपॉन 5। ठीक है, y का फॉर्मूला m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो अपन यहाँ कर रहे थे 2 इंटू y2 कितना है 9 प्लस 3 इंटू 5 अपॉन 2 प्लस 3, है ना, 18 प्लस 18 अपॉन 5, तो कितना हो जाएगा
32 13 33/5, ठीक है। x के कितना है अपने पास, और y के कितना आ गए, ठीक है। ऐसे ये अगर ये सोल्व नहीं होते तो इसको ऐसे रख देना है ना, अपने को सोल्व, अपने को तो x और y के निर्देशांक चाहिए था, कोऑर्डिनेट चाहिए, तो x और y के आगे हैं, ठीक है। मतलब x और y के जो निर्देशांक है वो अपने पास ये हो गए। तो देखो अपन एक क्वेश्चन किया, तो इसके सेकंड भी आप कर सकते हो ना, सेकंड थोड़ा सा वो फ्रैक्शन दे रखा तो कोई टफ वाली बात नहीं है ना। तो पॉइंट अगर दे रखे हैं, अगर क्वेश्चन को आराम से पढ़ के अगर कर सकते हो तो हो जाएंगे, है ना, कोई टफ वाली बात नहीं है। सीधा से अगर सब चीज़ दे रखी है ना, पॉइंट दे रखे, रेशियो दे रखे, तो x और y के कोऑर्डिनेट निकालने हैं और जनरल कैलकुलेशन है करके उसको सोल्व करना है, ठीक है। तो अगर इसके आगे क्वेश्चन होते तो करना है, नहीं तो मैं बताऊंगा, तब तक के लिए आपको उसका प्रैक्टिस करना है, ठीक है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग क्लास 10th। हम ऑन वायलेंस पढ़ रहे थे। ऑन वायलेंस में हमने सोसाइटी में जो बुराइयां हैं, जो इंसान के मन की बुराइयां हैं, इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। और हम एक राइटर जो है अपनी लास्ट पैराग्राफ में उसने कहा था कि एक न्यू वर्ल्ड क्रिएट करना चाहिए, एक न्यू कल्चर हमें क्रिएट करना चाहिए जो आने वाले टाइम के लिए काफ़ी ज़रूरी भी है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ में राइटर क्या कहना चाह रहे हैं। यू आर स्टिल यंग बट एज यू ग्रो ओल्डर यू विल रियलाइज हाउ इनवर्डली मैन गोज थ्रू हेल, goes through great misery because he is in constant battle with himself, with his wife, with his children, with his neighbor, with his gods। अभी आप बहुत छोटे हैं, यानी कि राइटर ने जो बड़ी बड़ी बातें लिखी है ना अपने इस आर्टिकल के अंदर, उसमें आप इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से नहीं समझ पा रहे होंगे। क्यों? क्योंकि आप अभी तक उस लेवल तक गए नहीं हैं, आप इतने बड़े हुए ही नहीं हैं। तो जैसे जैसे आप बड़े होंगे, ग्रोन ओल्डर, आप जैसे जैसे बड़े होंगे वैसे वैसे आप ये रियलाइज करेंगे कि कैसे इनवर्ड वायलेंस जो है वो इंसान को ख़त्म कर देता है। ख़त्म कर देता है यानी कि जब आप किसी के लिए अपने मन में जेलसी की भावना रखते हैं, गलत भावना रखते हैं, गलत चीज़ों को पैदा करते हैं, तो आप कंटिन्यूसली अपने आप को नरक में डालते हैं। यानी कि आपका नेचर कैसा हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, आपको चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, आपको गुस्सा आने लगता है, गोज थ्रू ग्रेट मिजरी, आप दुख में पड़ने लग जाते हैं, आपको हैप्पीनेस जो है वो आपसे काफ़ी दूर हो जाती है, हर जगह आपको दुख ही दुख नज़र आता है, आप खुश होना भूल जाते हैं। बिकॉज ही इज़ द कॉन्स्टेंट बैटल, क्योंकि आपके अंदर एक कंटिन्यू बैटल चल रही होती है, एक लड़ाई चल रही होती है, और उस लड़ाई की वजह से, उस बैटल की वजह से आप अपने आप से लड़ते हैं, अपनी वाइफ से लड़ते हैं, अपने बच्चों से लड़ेंगे, अपने नेबर से लड़ेंगे, यहाँ तक कि हम भगवान को भी कोसने लगते हैं। आपने उन ऐसे लोगों को सुना है ना जो भगवान को कोसते हैं, या क्या किस्मत दी है भगवान ने भी, भगवान कुछ करता ही नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो भी हार्डशिप है वो आपको करनी पड़ती है। आप हार्डशिप रखेंगे तब आप कोई भी गोल लाइफ में अचीव कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। तो भगवान तो हमारा एक कह सकते हैं जरिया है, सहारा है पॉजिटिविटी का। लेकिन पॉजिटिविटी कहाँ रखनी है? अपने अंदर रखनी है। अगर आपके मन में नेगेटिविटी है, आप ये सोच लेते हैं कि जब आपकी सुबह आंख खुलती है ना, आंख खुलते ही आप अगर ये सोच लेते हैं कि आज का दिन अच्छा है, तो आपको उस दिन की बुरी चीज़ों में भी अच्छा ही नजर आ जाएगी। लेकिन अगर आप उठते ही, सवेरे उठते ही रोना शुरू करते हैं और रोते रोते कि आज का दिन भी बेकार ही जाने वाला है, तो आपको अच्छी चीज़ों में भी बुराई नजर आएगी। तो ये हमारे अपने आप पर है, हमारे अंदर कह सकते हैं इनवर्डली हम ये डिसाइड कर सकते हैं। हमारी पॉजिटिव एनर्जी ये डिसाइड करती है कि हम किस तरह की लाइफ जीना चाहते हैं।
तो यहाँ पर उन्हीं लोगों के अंदर ये बैटल चलती है जो जिनके अंदर ये भावनाएं उत्पन्न होती हैं या पैदा होती हैं। ही इज इन sorrow and confusion and there is no love, no kindliness, no generosity and no charity। और ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लोग कभी भी उनकी लाइफ में कोई लव नहीं होता, कोई दया नहीं होती, कोई जेनरसिटी नहीं होती, कोई चैरिटी नहीं होती, यानी कि कोई भी खुशी, प्रेम, लगाव, भावना कुछ भी नहीं होता। आपने देखा होगा मतलब किसी भी फैमिली में अगर कोई 2-3 भाई बहन है, बाकी सारे खुश रहते और एक सारे दिन रोता रहता है, यानी कि उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होता, जितना उसे मिला उससे उसको और ज्यादा चाहिए, बहुत ज्यादा चाहिए। तो जब उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता तो वो सारा दिन रो करता है। तो हम लोग क्या कहते हैं उसको, ये तो रोंदू है, सारे दिन रोता रहता है। तो ये सारी चीजें जो है ये यहाँ पर एग्जाम्पल में परफेक्ट फिट होती है कि जब आपके अंदर संतोष की भावना नहीं होती, आपके अंदर पॉजिटिविटी नहीं होती है, तो फिर आप सारा दिन यही करते हैं, आपकी लाइफ में कोई लगाव नहीं होता, प्रेम नहीं होता, फ्रेंड्स भी, ऐसे लोगों के फ्रेंड्स भी बहुत कम बनते हैं जो चिड़चिड़ करते हैं। फ्रेंड्स किसके बनते हैं? जो बिल्कुल बिंदास और खुले मन का इंसान होता है। तो ऐसे में उन्हीं लोगों के फ्रेंड्स भी बनते हैं। He is really worse than an animal, यहाँ से पढ़ना था। And a person may have a PhD after his name or he may become a businessman with houses and cars, but if he has no love, no affection, kindliness, no consideration, he is really worse than an animal because he contributes to a world that is destructive। अब किसी भी व्यक्ति पे आप बहुत पढ़ लिख गए, आप बहुत आगे बढ़ गए, आपके नाम के आगे बहुत सारी डिग्रियां लग गई, यानी कि पीएचडी की डिग्री भी लग गई आपके नाम के आगे, आप डॉक्टरेट की डिग्री लेके घूम रहे हैं, आप बहुत बड़े इंसान बन गए हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए हैं, लेकिन आप उस चीज को अचीव नहीं कर रहे हैं। यानी कि आपके कितना भी आप बड़े बिजनेसमैन बन जाएं या कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर आपके अंदर आपके लाइफ में शांति नहीं है, पॉजिटिविटी नहीं है, आपके अच्छे दोस्त नहीं हैं, तो वो जितनी भी चीजें हैं वो फेल हो जाती हैं, या कह सकते हैं कोई मायना नहीं रखती है। और आप उन डिग्रीज के साथ में चल रहे हैं तो आपके पास कहने को वो सिर्फ पढ़ाई है और डिग्री है, आपके पीछे कोई पॉजिटिव एनर्जी कहीं काम नहीं कर रही है। तो रेस्ट ऑफ लेसन जो है ये हम नेक्स्ट एक पैराग्राफ और कंप्लीट कर चुके हैं। रेस्ट ऑफ लेसन हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप इस को रीड करते रहें और जो भी आपको हार्डशिप लगती है वर्ड्स में वो आप देखते रहें, और बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू। सुप्रभात विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पिछली कालांश में हमने देखा था जिसमें विशेषण के बारे में अध्ययन किया था, विशेषण में प्रविशेषण क्या होता है उसके बारे में भी अध्ययन किया था, विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती है उसके बारे में अध्ययन किया था। आज हम क्रिया विशेषण के बारे में अध्ययन करेंगे। जो क्रिया, देखो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो तो विशेषण हो गए, और जो क्रिया की विशेषता बताएंगे उनको क्या कहा जाएगा? क्रिया विशेषण कहा जाएगा। तो हम क्रिया विशेषण के बारे में अपन देखें तो क्रिया विशेषण क्या है? तो क्रिया विशेषण किसके अंदर आते हैं? देखो शब्द पहले ही बता दिए थे, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। देखें तो विकारी शब्द और अविकारी शब्द पहले बता दिए थे। विकारी शब्द में हम देखें तो पहला है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ये जो चार शब्द हैं
वो हमारे विकारिक शब्दों के अंतर्गत आते हैं। अब देखें अविकारी शब्द। ठीक है, अब अविकारी शब्दों में देखें तो क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, और अंतिम चौथा है विस्मयादि बोधक। ये 4 प्रकार के अविकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं। अब देखें कि जो अविकारी शब्द होते हैं वही शब्द क्या है, अव्यय भी कहे जाते हैं। अविकारी शब्दों को ही अव्यय। अब अव्यय का अर्थ देखें हम, है ना, अव्यय का अर्थ देखें अधन व्यय। इसके टुकड़े किए, अधन व्यय। अ का अर्थ होता है नहीं और व्यय का अर्थ होता है खर्च। जब जो खर्च नहीं हो ऐसे शब्द क्या कहेंगे, अव्यय। खर्च नहीं हो अर्थात परिवर्तन नहीं हो। वे शब्द जो परिवर्तन नहीं हो, जिनके रूप को बदला नहीं जा सके, वे किस में आएंगे, अव्यय में। और अव्यय है वो क्या है, अविकारी। इसलिए अव्यय शब्द और अविकारी शब्द दोनों एक ही हैं, कोई अलग नहीं है। अव्यय का अर्थ होता है अ का अर्थ नहीं, विकारी मतलब विकार उत्पन्न होना। अविकारी का अर्थ ही है अ का होता है नहीं। तो अविकारी जो विकार नहीं हो अर्थात विकार नहीं हो, रूप नहीं बदले, वो हमारा क्या हो गया, अविकारी। अब अविकारी शब्द हो गया तो उसी में आगे अपन देखें तो ये देखें। अब संज्ञा की विशेषता क्या बताते हैं, विशेषण। सर्वनाम के भी विशेषण होता है। ठीक है, सर्वनाम संज्ञा की विशेषता कौन बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, है ना। संज्ञा और सर्वनाम के दोनों की विशेषता। अब विशेषण का तो विशेषता प्रविशेषण, है ना। विशेषण जो है उसकी विशेषता प्रविशेषण। और क्रिया की जो विशेषता बताते हैं वो आते हैं हमारे क्रिया विशेषण। तो इन क्रिया विशेषणों के बारे में अध्ययन करना है। अब क्रिया विशेषण आ गया, किसके अंतर्गत आते हैं, शब्द कितने होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को विशेषण होता है, विशेषण की विशेषता प्रविशेषण बताई जाती है, और क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। उसी क्रिया विशेषण पर हम आज अध्ययन करेंगे। पहले अविकारी शब्दों के बारे में देखें। अविकारी शब्द देखें आगे, तो अविकारी शब्द वे लिखें, वे शब्द जिन्हें अविकारी शब्द है ना, अविकारी शब्द वे शब्द जिन्हें लिंग, वचन, काल, कारक, के आधार पर रूप बदला न जा सके। तो अविकारी शब्द आ गया, वे शब्द जिन्हें लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर रूप बदला न जा सके, अर्थात हो गया हमारा क्या हो गया, अविकारी शब्द। जब अविकारी शब्द, विकारी में क्या था, विकार उत्पन्न हो रहा था, संज्ञा, सर्वनाम
और उनके रूप में वचन उसमें परिवर्तन, जैसे पुल्लिंग को शब्द था उसको स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं, है ना। हम प्रत्यय और उपसर्ग का प्रयोग करते हुए इनके रूप परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन अविकारी शब्दों में रूप परिवर्तन नहीं होता है। अब इसी से आगे देखें, हम देख लें, अब क्रिया विशेषण पर चलते हैं अपन। मूल क्रिया विशेषण, अब क्रिया विशेषण मूल क्या है ना। अब क्रिया विशेषण वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते क्रिया विशेषण। वहां हमने क्या देखा था, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता विशेषण में, अब क्रिया की विशेषता में क्रिया विशेषण में। अब जैसे यहां एक उदाहरण ले लिया जाए, राम चलता है, ये वाक्य देखें, राम हमारा क्या है, कर्ता, चलना हमारी क्या है, क्रिया, और हेतु सहायक क्रिया है ही। तो यहां राम चलता है, जब क्रिया है कर्ता है उसके साथ अगर हम शब्द जोड़ दें कि तेज शब्द जोड़ दें, तो ये जो तेज शब्द हैं वह हमारा क्या हो गया, क्रिया कैसी है की विशेषता बता रहा है, चलने की विशेषता बता रहा है, इसलिए क्रिया विशेषण हो गया। अगर इस तेज शब्द के साथ हम धीरे लिख लें, धीरे शब्द भी जोड़ दें तो भी हमारी क्या है, विशेषता बता रहा है। जब ये चलने की विशेषता बताता है, जब करता है क्रिया हो, और क्रिया की जो विशेषता बताई जाती है वो हमारा किसके अंतर्गत आएगा, विशेषण के अंतर्गत, क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। अब यहां क्रिया विशेषण शब्द तो यहां तक हमने समझ लिया। क्रिया शब्द विशेषण शब्द क्या है, अविकारी शब्द हैं। अविकारी शब्द हैं इसका मतलब इसमें रूप को नहीं बदला जा सकता है, इसके रूप में परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए यहां क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण की आवश्यकता क्यों हुई, कोई एग्जामिनर पूछे क्रिया विशेषण की आवश्यकता क्या है हमारे जीवन में, कि क्रिया विशेषण जैसे हम देखा संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए विशेषण का प्रयोग किया, तो हमारे विशेषण तो सीमित था, लेकिन क्रिया विशेषण की आवश्यकता क्यों हुई, तो क्रिया होगी उसकी विशेषता बताने के लिए क्रिया विशेषण की आवश्यकता। तो यहां कुछ मूल बिंदु पर चले अपन, तो क्रिया विशेषण की आवश्यकता, आवश्यकता या महत्व, क्रिया विशेषण की आवश्यकता या महत्व पर चले तो पहला बिंदु जाएं, लिखें, एक क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है। एक लाघव चिन्ह का प्रयोग कर रहा हूं, एक क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है। देखो विशेषण की विशेषता प्रविशेषण में, अब यहां है एक क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है, तो यहां एक क्रिया विशेषण, यहां हम देखें तो जैसे उदाहरण देखें, चालाक बालक, ठीक है। आगे देखें, तेज बोलते हैं, तेज बोलते हैं। अब यहां चालाक बालक तेज बोलते हैं, ये जो शब्द हैं, अब यहां हम देखें बालक क्या है, हमारा संज्ञा है, ठीक है। अब चालाक उसका क्या हो गया, बालक की विशेषता होगी, इसका मतलब हमारा क्या बन गया, ये विशेषण हो गया। जब ये संज्ञा है विशेषण है, या हमारा बोलना हमारी क्रिया है, ठीक है। अब क्रिया कैसी है, तेज, तो इसका मतलब ये क्रिया विशेषण हो गया,
अब यहाँ एक देखें तो यहाँ शब्द एक जोड़ देते हैं, बहुत शब्द जोड़ दें, और यहाँ पर भी बहुत शब्द जोड़ देते हैं अपन। तो यहाँ पर संज्ञा दी हो गया, विशेषण ये हो गया, और बहुत शब्द। अब विशेषण का जो विशेषण है प्रविशेषण, तो ये हमारा प्रविशेषण। क्रिया में विशेषण, विशेषण संज्ञा के बाद संज्ञा की विशेषता विशेषण से विशेषण की विशेषता बताता है, उसे प्रविशेषण कहते हैं। लेकिन क्रिया विशेषण जो होता है उसका प्रक्रिया विशेषण कभी नहीं होता है। क्रिया विशेषण का हमेशा क्या होता है, क्रिया की विशेषता, क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता कैसे, तेज, क्रिया विशेषण। और बहुत से शब्द हैं वह भी हमारा क्रिया की विशेषता बताने के लिए कारण क्रिया विशेषण होगा। क्रिया का क्रिया विशेषण, तो हमारे यही पहला नियम था, एक क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है। आगे के नियम हम कल अध्ययन करेंगे, नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग सभी छात्रों को, सुप्रभात सभी को। हम एक नया लेसन हमने प्रीवियस क्लास में, आप लास्ट क्लास जब हुई थी, हमने एक नया लेसन स्टार्ट किया था फिजिक्स का, लेसन नंबर 9 प्रकाश, जिसे लाइट कहते हैं, है ना। उसका आज पार्ट 2 पढ़ रहे हैं अपन। तो पिछली क्लास में अपन ने प्रकाश के बारे में थोड़ा बहुत अध्ययन कर लिया था, स्टडी कर ली थी। एक लाइट क्या होती है, लाइट कैसे अलग अलग बीम के रूप में दिखाई देती है, कौन से कलर देती है ना, रेटिना पे गिर पे कैसे हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ये सारी जो पॉसिबिलिटीज़ थी, सारी जो डिस्कशन था, वो हमने प्रीवियस क्लास में कर लिया है। आज जो अपन पढ़ेंगे कि लाइट एक तो ट्रैवल कैसे करती है, ट्रैवल करने के अकॉर्डिंग हम उसका डिस्कशन करेंगे। जैसे अपन कहते हैं कई बार कि प्रकाश की जो किरण होती है या लाइट की बीम जो होती है, लाइट की रेज जो होती है, हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड ही गमन करती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड जाती है या सीधी रेखा में ही गमन करती है। तो ऐसा नहीं होता। प्रकाश की किरण क्या होती है, अगर हम यहाँ खड़े हैं, हम कमरे में खड़े हैं, फिर भी दिन में उजाला हमें कमरे में अगर दिख रहा है, तो आप देखते हैं आपको सन कहीं नहीं दिखाई देता। उस कमरे से ऊपर जाके देखो, सूरज की किरण नहीं दिखाई देती, है ना। कहीं ना कहीं से वेंटिलेटर से रोशनी अंदर आ रही होती है, कहीं से किवाड़ से आ रही होती है, खिड़कियों से आ रही होती है। तो वो रोशनी बाहर कहीं टकरा के फिर आपके घर के अंदर एंटर करती है, घर के अंदर प्रवेश करती है, और आप उस ऑब्जेक्ट को या किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो वो सीधी रेखा में है, लेकिन टकराने के बाद दिशा मुड़ गया, उसका दिशा से हटना हो गया, वो दिशा से हट गई। और प्रकाश की किरण जब अपने सूर्य से निकलती है तो एनवायरनमेंट में एंट्री करने से पहले कई दिशाओं में मुड़ जाती है ना। तो मुड़ने के पश्चात क्या होता है, क्योंकि एनवायरनमेंट में कई सारे अलग अलग कलर के पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल्स में प्रकाश की किरण टकराती है, टकराने के बाद क्या होता है, वो अलग दिशाओं में मुड़ जाती है, तब जाके वो सब तक अपनी रोशनी फैला पाता है। अदरवाइज क्या होगा कि सूर्य की किरण आई और किसी एक जगह गिर गई तो वहीं दिखाई देगी, लेकिन उसकी रोशनी तो सब तरफ फैल रही है ना। तो वो फैलने का कारण क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल, जो स्मॉल पार्टिकल हैं एनवायरनमेंट के अंदर, उनसे टकरा के, चाहे वो डस्ट के हो, चाहे मिट्टी के हो, चाहे अलग कलरफुल पार्टिकल्स हो, है ना, तो वो बीम से जो होती है वो टकरा के फैल जाती है। फैलने के बाद ही हमें सारे ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देते हैं और तभी रोशनी चारों तरफ हो पाती है। और इस गमन के आधार पर ही, ट्रेवल के आधार पर ही हम प्रकाश के बारे में अध्ययन करेंगे, रीड करेंगे। तो पहली चीज़ तो क्या पढ़नी है अपने को, प्रकाश का परावर्तन, आज का टॉपिक प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन होता क्या है, जब प्रकाश की कोई किरण किसी वस्तु से टकराकर उसी दिशा में लौट जाएगी, इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। या प्रकाश की किरण का किसी माध्यम से टकराकर पुनः किसी दिशा में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रकाश की किरण, किसी किरण का किसी माध्यम से टकराकर उसी दिशा में या किसी दिशा में लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन दो तरह का होता है, नियमित और विस्तृत, जिसे अनियमित भी कहते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। परावर्तन को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। अ बीम ऑफ लाइट स्ट्रक ऑन ऑब्जेक्ट एंड बेंड टुवर्ड्स द एंड इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। इसकी भी लिखेंगे, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट कम्स इन कॉन्टेक्ट टू अ ऑब्जेक्ट एंड इन बाउंसिंग बैक, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड अ
रिफ्लेक्शन। क्या लिखो परिभाषा, जैसे प्रकाश की किरण का किसी वस्तु या माध्यम से टकराकर पुनः लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, क्या कहला दिया? प्रकाश की किरण का किसी वस्तु या माध्यम से टकराकर पुनः लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। When a beam of light comes in contact with object and bouncing back, this phenomenon known as reflection। ठीक है, when a beam of light comes in contact with an object, comes in contact with an object and bouncing back, this phenomenon known as reflection। ठीक है, प्रकाश की किरण का किसी वस्तु या माध्यम से टकराकर पुनः लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे? When a beam of light comes in contact with an object and bouncing back, this phenomenon known as reflection। जैसे मैं एक चित्र में आपको बता दूं कैसे हो गया, ये आई प्रकाश की लाइट और ये टकरा के निकल गई प्रकाश की लाइट। ठीक है, अब ये वाली लाइट कौन सी है, ये कौन सी है और बीच में कौन सी आएगी, ये सारा अपन अभी पढ़ेंगे। नॉर्मल रे क्या होता है, अभिलंब किसे कहते हैं, आपतित किरण या इंसिडेंट रे किसे कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे किसे कहते हैं, है ना। नॉर्मल रे क्या होती है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब क्या होते हैं, ये क्या ऑब्जेक्ट होता है, ये सारा अभी इसके टाइप्स में आ जाएगा। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी किसकी, प्रकाश के परावर्तन की, है ना। तो परावर्तन की परिभाषा याद कर लेनी पहले अपने को। पहली मुख्य बात तो ये क्या होगी कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके प्रकार का वर्णन कीजिए। पहला क्वेश्चन ही यहीं से बन गया आपके, है ना। क्या बन गया, व्हाट इज रिफ्लेक्शन, राइट द टाइप्स ऑफ, या राइट द एक्सप्लेन ऑफ इट्स टाइप्स। तो ये इसके क्वेश्चन हो गए। तो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से अपना निकलता है ना, स्टार्टिंग से ही, कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं और परावर्तन के प्रकारों को समझाइए। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड एक्सप्लेन इट टाइप्स। ठीक है, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गया। आप क्वेश्चन को भी साथ में उतार लें। क्वेश्चन क्या बन रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन रहा है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके प्रकारों को समझाइए। साथ साथ में क्वेश्चन भी उतार लें ना। इंग्लिश मीडियम में लिखेंगे व्हाट इज रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन है ना, आगे पढ़ेंगे तब रिफ्रैक्शन आएगा, अपवर्तन आएगा। व्हाट इज रिफ्लेक्शन, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया इसका इंपॉर्टेंट। आप इस क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो टाइप्स अपन ने पढ़े नहीं अभी तक, टाइप्स को अपन देखते हैं अब कि इसके टाइप्स कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, अब अपन प्रकाश का परावर्तन की डेफिनेशन हो गई। अब प्रकाश के परावर्तन के टाइप्स देख लेते हैं, इसके प्रकार कौन कौन से हैं, है ना। तो
तो प्रकारों को अब देखना है, आसान से प्रकार है, कोई टिपिकल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है ना। तो परावर्तन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। दो तरह का रिफ्लेक्शन होता है, टू टाइप का रिफ्लेक्शन है। एक को बोलेंगे नियमित, जिसे क्या लिखते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। और दूसरा क्या है, अनियमित, या उसका दूसरा नाम होता है विसरित, जिसे क्या बोलते हैं, इर्रेगुलर। ठीक है। अब रेगुलर क्या होता है, इरेगुलर क्या होता है, या नियमित या अनियमित किसे कहते हैं। इसमें क्या होता है, जब प्रकाश की किरण किसी समतल पृष्ठ से टकराकर उसी दिशा में समान कोण से मुड़ जाने की घटना को नियमित परावर्तन कहते हैं। क्या कहा मैंने, जब प्रकाश की किरण का किसी समतल पृष्ठ, इस पे ध्यान देना है, जो सरफेस है इसका, वो क्या है, इसका स्मूथ सरफेस है, कोमल सरफेस है ना। जैसे मार्बल हो गया, फर्श हो गया, कांच हो गया, टेबल हो गया, ये क्या है, समतल पृष्ठ कहलाते हैं। क्या कहलाता है, समतल पृष्ठ को क्या बोलते हैं, स्मूथ सरफेस। ठीक है। तो व्हेन अ लाइट ऑफ बीम या व्हेन अ बीम ऑफ लाइट strike on a smooth surface and it's bouncing back in same angle and same direction known as regular reflection। डायग्राम कैसा बनता है इसका, देखो ये हो गया आपके कोई ऑब्जेक्ट जो आपका समतल है या स्मूथ सरफेस है। ये लाइट आई, इस तरह से निकल गई, फिर आई, फिर इस तरह से। तो यहाँ क्या है, अपन एक रेखा खींचते हैं जिसको कहते हैं नॉर्मल या अभिलंब। हिंदी में बोलते हैं अभिलंब और इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल रे। तो ये आने वाली कौन सी है, इंसिडेंट, जाने वाली रिफ्लेक्टेड, और बीच में क्या हो गया, ये नॉर्मल रे होगी। एन डैश क्या है आपका, नॉर्मल रे। ए और बी क्या है आपकी, इंसिडेंट रे। सी और डी क्या है आपकी, रिफ्लेक्टेड रे। और ये जहाँ टकराई वो क्या है, ओ बिंदु। तो ये देखो, ये और ये, इसका एंगल, इसका एंगल, इसका एंगल, इसका मतलब आई और आर, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल, बोथ एंगल आर इक्वल इन अ रेगुलर रिफ्लेक्शन। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों समान होंगे, किसमें, नियमित परावर्तन के अंदर, तभी वो नियमित कहलाएगा। और वो नियमित तब बन पाएगा जब आप जो उसका पृष्ठ है, जो उसका ऑब्जेक्ट है, जो जिससे टकरा रही है, वो उसका स्मूथ हो, वो उसका सरफेस कोमल, मुलायम या सीधा हो, तब जाके वो आपका पृष्ठ पे नियमित परावर्तन दे पाएगी। कौन, वो प्रकाश की किरण या प्रकाश की लाइट की किरण। तो क्या हो गया इसमें, रेगुलर में क्या हो गया, बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक ऑन अ स्मूथ सरफेस एंड बाउंसिंग बैक इन अ सेम एंगल और सेम डायरेक्शन नॉन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। और इरेगुलर या विसरित में क्या हो जाएगा, जब प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ से टकराकर या प्रकाश की किरण जब किसी खुरदरे पृष्ठ से टकराती है, तो खुरदरे से पृष्ठ से टकराने के बाद क्या होता है, वो उस दिशा में तो जाती है लेकिन सेम एंगल और सेम कोण से नहीं जाती। तो अ बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक ऑन अ जिगजैग सरफेस एंड बाउंसिंग बैक इन अ डिफरेंट एंगल नॉन एज इरेगुलर रिफ्लेक्शन। है ना, डेफिनेशन आपको उतार लेनी है, लिख लेनी है ना। क्या लिखनी है, अ बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक ऑन अ zigzag surface and
बाउंसिंग बैक इन अ डिफरेंट एंगल नॉन एज इरेगुलर रिफ्लेक्शन। कैसे? जैसे इसका सरफेस ऐसा है, प्रकाश की किरण हमेशा आएगी भी सीधी और जाएगी भी सीधी, है ना। बीम ऑफ लाइट हमेशा स्ट्रेट आएगी स्ट्रेट जाएगी, लेकिन एंगल इक्वल नहीं बना पाएगी। ऐसे नहीं प्रकाश की लाइट कभी यूं यूं आ जाए या यूं यूं निकल जाए, ऐसे कभी नहीं होता। आएगी भी सीधी जाएगी भी सीधी, लेकिन इसका एंगल नापेंगे ना तो एंगल दोनों इक्वल नहीं आएंगे, जैसे ये और ये, तो एंगल इक्वल नहीं बनेंगे। उसी को क्या बोलेंगे अपन? उसी को क्या बोलेंगे? इर्रेगुलर या विसरित परावर्तन, ठीक है ना। तो ये I और ये R इसमें इक्वल नहीं होंगे, तो कोण I नॉट इक्वल टू कोण R, जबकि इसमें क्या होगा? कोण I और कोण R इक्वल होंगे, है ना। तो ये हो गया आपके इरेगुलर और ये हो गया आपके रेगुलर। इसमें क्या हो गया? जिगजैग सरफेस है और इसमें क्या? स्मूथ सरफेस है। उसमें क्या है? असमतल पृष्ठ है। क्या है? असमतल पृष्ठ है। जैसे रेगिस्तानी इलाका हो गया, दलदली भाग हो गया, पहाड़ी ज़मीन हो गई, उबड़ खाबड़ मैदान हो गए, है ना। ये सारी चीज़ें क्या होती है? जिगजैग सरफेस वाली होती है, यानी असमतल भाग होता है इसका। तो यहाँ ये परावर्तन इस प्रकार का हमें दिखाई देता है ना। तो नियमित और विसरित या रेगुलर या इरेगुलर, ये दो तरह के आपके परावर्तन हैं, दो तरह के आपके रिफ्लेक्शन हैं। इसको अपन ने देख लिया मतलब अब ये क्या हो गई? आने वाली किरण को क्या बोलते हैं? इंसिडेंट। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। जैसे ये किरण आ रही है ना, इसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। और जाके टकरा रही है उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। और बीच में जो लाइन है उसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल रे। ये नॉर्मल रे ही इन दोनों भागों को बांटेगी और दो एंगल का निर्माण करेगी, ठीक है ना। तो पहला बिंदु क्या हो गया? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में मिलेंगे। मीन्स इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे मीट ऑन अ सेम प्लेन। या आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पे मिलेंगे। फर्स्ट बिंदु इसका। दूसरा क्या हो गया? एंगल I इक्वल टू एंगल R, मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्शन। तो ये चीज़ें कहाँ हो गई? आपके रेगुलर रिफ्लेक्शन में। और इसमें क्या हो जाएगी? अपोजिट। इसमें I इक्वल नहीं होगा R के, ठीक है ना। तो ये दो तरह के अपन ने रिफ्लेक्शन पढ़ लिए, रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन पढ़ ली, ये आपका एक क्वेश्चन यहाँ प्रिपेयर हो जाता है, ठीक है ना। तो जब भी अपनी अगली क्लास होगी इसके आगे का परावर्तन और देखेंगे और अपन स्फेरिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण के बारे में भी बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। Good morning, students. After studying privatization, liberalization and globalization, these were the three factors that are responsible for developing India. But as we know that whenever we do something about one side, there is always some bad or ill effect on other side. Just for example, डैम, जब डैम बनता है क्या होता है? रिवर्स होती है, उनको ब्लॉक कर करके जो है वाटर को रोका जाता है। तो जब पानी बढ़ता है तो वहाँ पे जो होने वाले जो जितने भी फील्ड्स हो गए, खेत होते हैं, वो सब डूब जाते हैं। तो डैम का एक फ़ायदा ये होता है कि पानी मिलेगा आपको, बट सेकंड थिंग कि वहाँ के फील्ड्स डूब जाते हैं। सिमिलरली वी लुक विथ ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन। व्हाट हैपेंड दैट आफ्टर implementation of these reforms in economy, what happened? The impact direct came on the sector, and that was of Indian industries. Because after globalization, what happened? More than 400 plus multinational companies arrived in India. And what they were good at production, quality production, cheap production, and moreover their management. और भारतीय जो अपनी जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी वो तो अभी भी एब्सोल्यूट टेक्निक पे, पुरानी टेक्निक्स पे चल रही थी, लेबर बेस्ड थी, एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज वेरी हाई. सो एज अ रिजल्ट द
final product that came into market of multinational company was cheap in comparison to Indian products. तो धीरे धीरे क्या हो गया, in this 20 years now we gradually shifted from Indian products to products of those multinational companies. और इसके कारण हमारे जो भारतीय उत्पाद थे, द इंडियन प्रोड्यूसेस थे, वो धीरे धीरे खत्म होते गए. नाउ व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस, इसके परिणाम क्या है भाई? परिणाम ये है कि देर इज़ अ वेरी ग्रेट डिक्लाइन इन इंडियन इंडस्ट्रीज, भारतीय इंडस्ट्रीज में गिरावट आ गई. सो नाउ टू अगेन ओवरकम फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, व्हाट हैपेंड? द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वदेशी वॉज इंट्रोड्यूस्ड. स्वदेशी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया. लेट्स स्टार्ट. द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वदेशी इज एन इफेक्टिव इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया विद द व्यू पॉइंट ऑफ फर्दर स्ट्रेंथनिंग द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ कंट्री. देखिए, ग्लोबलाइजेशन का रिजल्ट ये हुआ कि हमारे रिसोर्सेज का बेटर यूज़ होने लगा, बेटर एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज़ हो गई, सारा लाइफस्टाइल अप हो गया. जो प्रोड्यूसर्स थे, जो फिनिश गुड्स थे, दे वेर इन गुड फॉर्म. बट एक माइनस फैक्टर ये हुआ कि इंडियन इंडस्ट्रीज सारी खत्म हो गई. सो टू रिवाइव देम, टू गिव अ न्यू लाइफ, ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया. अभी क्या कह रहे हैं देखिए, अभी समझना. इन टूडेज एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन वेरियस फॉरेन कंपनीज हैव कम इनटू इंडिया. ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक? एंड स्टार्टेड प्रोडक्शन ओवर हियर. उन्होंने यहाँ प्रोडक्शन क्यों किया, ये मैं पहले बता चुका हूँ. वाई दिस मल्टीनेशनल कंपनी स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग इन इंडिया? बिकॉज देर आर प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज, चीप लेबर इज अवेलेबल हियर, एंड अबव ऑल देर इज अ big market for their produces, so that they don't have to take the finished goods to sell to other countries. तो पहली बात, जहाँ उत्पादन कर रहे हैं वहीं पे उनका कंजम्पशन हो रहा है. So what they basically are doing, that using our resources they are taking the profit away from our country. In other words, we can call it money drain. हमारे यहाँ का पैसा वो बाहर ले जा रहे हैं. हमारे एम्प्लॉयमेंट से पैसा आ रहा है, वी आर अर्निंग इट. हमारे रिसोर्सेज का पैसा मिल रहा है, वी आर अर्निंग इट. बट द कैपिटल दैट दे आर इन्वेस्टिंग हियर, दे आर टेकिंग द प्रॉफिट अवे फ्रॉम इंडिया. भारत से वो प्रॉफिट बाहर ले जा रहे हैं. सो और दूसरा, इंडियन कंपनीज जो हैं वो कंटिन्यूस डिक्लाइन पे हैं. इन दिस चेंजिंग सिनेरियो द टर्म स्वदेशी इज नाउ यूज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय इंडियन कंपनीज. तो स्वदेशी हम लोगों ने क्यों मार्क लगाया? बिकॉज स्वदेशी इसलिए मार्क लगाया ताकि जो कंज्यूमर है उसको पता चले कि इंडियन गुड्स कौन से हैं. Therefore, at present time, the concept of Swadeshi lays emphasis to use those goods and services which are made by Indian companies and industries within country and to shun goods made by foreign companies. shun का मतलब होता है बहिष्कार करना या विरोध करना या बंद कर देना. क्यों बंद करना? Because now these companies also are in the same condition or are introducing the same techniques, modern techniques, and they have upgraded themselves to the multinational level companies class. तो अब ये जो कंपनियां हैं वो उस स्तर की हो गई है कि हम उनको compete कर सके. Products made by Tata, Godrej, Amul, Hero, Bajaj, Patanjali are examples of Swadeshi goods. ओके, इसमें सबसे नंबर 1 पे आप देखिए टाटा आ गया, गोदरेज, अमूल. नाउ नेक्स्ट इज हीरो. अब हीरो आप देखे होगा, आपने हीरो का जो कोलैबोरेशन था, ये पहले मल्टीनेशनल कंपनी थी. इट यूज्ड टू बी नेम ऑफ एज हीरो होंडा. होंडा वॉज जापानीज कंपनी एंड हीरो वॉज इंडियन कंपनी. ये उनका भी अमालगमेशन हो गया, वो टूट गई हैं. देन आफ्टर मारुति. अब मारुति जो थी वो मारुति सुजुकी थी. ठीक है, तो मारुति अब लैप्स हो गई, अब केवल सुजुकी कंपनी रह गई है. मारुति अभी भी एग्जिस्टेंस में है, बट सुजुकी अगेन इज अ जापानीज कोलैबोरेशन. लेकिन बहुत सारे ये लोग गलत हम लोग सोच लेते हैं कि मारुति सुजुकी, बट इट इज़ अ मल्टीनेशनल कंपनी. ये कंपनीज आप देख रहे हैं. देन पतंजलि. पतंजलि is a very big competing company in consumer goods, specially that are edibles. खाने योग्य जितनी भी चीज़ें हैं उसके अंदर बहुत compete कर रही है. So these are the examples of Swadeshi goods. The spirit of Swadeshi is not new for Indian economy. अब ये जो भावना स्वदेशी की उत्पन्न करी है हम लोगों ने by using these products, ये आज की नहीं है. ये इट स्टार्टेड फ्रॉम फर्स्ट व्हेन द स्ट्रगल ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस स्टार्टेड. उस समय भी विदेशी कपड़ों की जो बॉन फायर्स से होलियाँ जलाई गई थी और स्वदेशी कपड़ों को प्रोत्साहित किया गया था. दिस स्पिरिट हैज परफॉर्म द वर्क ऑफ यूनिफाइंग द नेशन एट वेरियस टाइम्स. नॉट ओनली इन इंडिया, केवल भारत की बात नहीं करें. वेन एवर देर इज समथिंग अगेंस्ट नेशन, तो देश को एक करने वाले कारकों में से एक स्वदेशी एक बहुत बड़ा कारक माना जाता है. इट्स अ बिग फैक्टर. द स्पिरिट ऑफ
Swadeshi had played a significant role in Indian War of Independence. In Swadeshi movement of independence, a policy rehabilitating domestic industries and occupation and boycotting foreign goods was adopted. इसको टिक करना है आपको वापस. कहाँ गया ये? द स्पिरिट ऑफ स्वदेशी हैड प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल. इसने, इस भावना ने स्वदेशी की एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया था, भूमिका निभाई थी इन द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता संग्राम में. अब उसमें क्या किया गया था? उन्होंने ये किया था, इन स्वदेशी मूवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के अंदर, अ पॉलिसी ऑफ रिहेबिलिटेटिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, घरेलू उद्योगों को पुनः स्थापित करना, एंड ऑक्यूपेशन, और उनसे संबंधित व्यवसायों को जोड़ना, एंड बॉयकॉटिंग, विरोध करना. किसका विरोध करना? द फॉरेन गुड्स, विदेशी निर्मित वस्तुओं का. महात्मा गांधी यूज स्वदेशी एज अ वेपन इन द फ्रीडम स्ट्रगल. जानते हैं गांधी जी ने इसको एक बड़े शस्त्र के रूप में यूज किया था. गांधी जी मेड ईच एंड एवरी इंडियन सिटीजन अवेयर ऑफ एंड इंस्पायर्ड टू अडॉप्ट स्वदेशी. और इसी का एक पार्ट था, इफ़ यू नो, चरखा चलाना. उससे वो सूत बनाते थे और फिर उससे बड़ा कपड़ा खादी बनती थी. महात्मा गांधी दैट इंडिया शुड ऑल्सो बी सेल्फ डिपेंडेंट अलोंग विद बीइंग इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ रूल्ड. तो उनका ये मानना था कि स्वतंत्र होने के साथ में, स्वराज्य होने के साथ में हमको आत्मनिर्भर भी बनना पड़ेगा. अभी मोदी जी ने दिया था एक नारा, आत्मनिर्भर भी बनना है ना. तो क्योंकि देश के उद्योगों को बढ़ावा देना है. और ये कब दिया था? जब चाइनीज़, बिकॉज एज इन प्रेजेंट टाइम यू नो दैट मोर देन 95 बिग चाइनीज़ कंपनीज आर प्रोड्यूसिंग consumer goods of so much so level that they are affordable, they can be purchased in 1 rupee. 1 रुपये में से लगे 50 पैसे तक आने वाली चीज़ें, 5 रुपये तक आने वाली चीज़ों की 95 से ज़्यादा चाइनीज़ कंपनी का प्रोडक्शन भारत के अंदर था. इसके अंदर सबसे स्मॉलेस्ट लेवल पे देख लेते हैं, इरेजर, पेंसिल, पेन की रिफिल, शार्पनर्स, ये सारी चीज, स्केल, ये जो छोटी छोटी चीज़ें जो हम लोग इग्नोर करते हैं, ये सारी चाइनीज़ कंपनियों की बनी हुई थी. तो इसलिए मोदी जी ने ये आत्मनिर्भर का वाला भी नारा दिया था. अगेन दैट वी रिलेट विद गांधी जी. महात्मा गांधी. द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वदेशी इज एन इफेक्टिव कॉन्सेप्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेकिंग इंडिया सेल्फ डिपेंडेंट एंड सेल्फ रिलायंट. आत्मनिर्भर बनाने, भारतीय को बनाने के लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत काम आएगा. द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वदेशी लॉस्ट इट्स इंपॉर्टेंस फॉर सम टाइम ड्यूरिंग द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन. तो जब वैश्वीकरण हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ, एट दैट टाइम ये कॉन्सेप्ट भूल जाना पड़ा. देखो क्या होता है कि समटाइम्स द सिचुएशन इज दैट, जब मैंने आपको पहले भी एग्जांपल बताया था इन माय प्रीवियस क्लास, दैट इन 1984 के अंदर डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों का काटना इतना ज़्यादा हो गया था कि उसकी वजह से कागज़ों के उपयोग के लिए, कागज़ों का उपयोग इतना होता था कि पेड़ कटने ज़्यादा शुरू हो गए थे. तो उस समय इंडियन गवर्नमेंट ने प्लास्टिक को इंट्रोड्यूस किया था. और किसको रिप्लेस किया था? कागज़ को. वो उस समय की मांग थी. उस समय की मांग के अकॉर्डिंग कागज़ के ऊपर रोक लगाने के लिए, बंद करने के लिए, पेड़ों को कटाई करने के लिए प्लास्टिक को इंट्रोड्यूस किया गया. लेकिन उसका दुष्प्रभाव आज 20-30 साल बाद हम देख रहे हैं. तो अब क्या हो गया कि अब धीरे धीरे हम लोग प्लास्टिक को भी रिप्लेस कर रहे हैं. तो इसी तरह से इंडियन इकोनॉमी जो एक अंडर डेवलप मानी जाती थी, और उस समय ग्लोबलाइजेशन बहुत ज़रूरी था, लिबरलाइजेशन भी ज़रूरी था, और प्राइवेटाइजेशन भी ज़रूरी था. बट नाउ इन द करंट सिचुएशन, जहाँ आज हम अपने पैरों पे खड़े हो गए हैं और हमारी जो इकोनॉमी है वर्ल्ड की टॉप 10 इकोनॉमीज़ में गिनी जाने लगी है, अब वो टाइम आ गया है कि अपनी इंडस्ट्रीज़ को वापस बूस्ट आउट करके वापस उनको नया जीवन दिया जाए. सो विच स्टार्टेड इन बिगिनिंग ऑफ 1990s. ग्लोबलाइजेशन 1990 से स्टार्ट हुआ, तो इन 20 सालों में हम भूल गए. लेकिन अब अगेन हम लोगों ने उसको, कंपनीज को एक नया जीवन दिया है. ग्रेजुअली द डेवलपिंग नेशंस रियलाइज दैट डेवलपिंग नेशंस इग्नोर द रूल्स ऑफ WTO. जो विकसित राष्ट्र हैं वो विश्व व्यापार संगठन के सारे नियमों का उल्लंघन कर रहा है. उन नियमों के अंदर सबसे पहले ये होता है कि जो भी रिसोर्सेज है देश के, उसके केवल 25 से 35% तक ही उनका उपयोग किया जा सकता है. बट वो लोग उन स्टैंडर्ड से भी ज़्यादा चाह रहे हैं. जो वेजेस की बात है, नौकरियों के जो तनख्वाह देने की बात है, वो भी WTO के स्टैंडर्ड से नीचे हैं. तो बहुत सारे नियमों की पालना नहीं हो रही है. जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो यूरोपियन कंट्रीज़ में बैंड है. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. एक चॉकलेट आती है स्नीकर्स, आप लोगों ने नाम सुना होगा. स्नीकर्स चॉकलेट इज़ बैंड टोटली इन यूरोपियन कंट्रीज़, जबकि इंडिया के अंदर उसका बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट है. कोका कोला, पेप्सी जो मल्टीनेशनल कंपनीज बनाती थी, इंडिया के अंदर आने के बाद उनको बोलना पड़ा इट कंटेन्स नो BVO. BVO उसके अंदर नहीं है, बिकॉज
होना क्या शुरू हो गया कि उन लोगों ने हमारे हेल्थ के साथ कंप्रोमाइज़ करना शुरू कर दिया। जब उनको पता था कि इन लोगों को क्या पता चलने वाला, जब तक पता चलेगा तब तक 10 साल निकल जाएंगे। जैसे प्लास्टिक पॉलीथीन है, तो वो अब बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक पॉलीथीन अलग से आती है, वो यूरोपियन कंट्रीज़ में यूज़ होती है, बट अपने यहाँ पे वो उन सारी जो हैज़ार्डस प्लास्टिक्स है वो यूज़ करते हैं पैकेजिंग में। तो धीरे धीरे ये WTO के जो स्टैंडर्ड्स थे उस रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे थे, लेकिन बिकॉज ऑफ अवेयरनेस, हमारी जागरूकता के कारण, जो हमारे भारतीय जागरूक लोग हैं जिनको ये बात पता है, जो एनवायरमेंट के जो कह सकते हैं सेवर्स हैं, उनको बचाने वाले, उनको पता है ये सब चीज़ों के बारे में। सो according to WTO, they do not follow the policy of free trade. Honestly, developing nations were little benefited from globalization. उनको benefit हुआ लेकिन थोड़ा ही हुआ, but they incurred great losses in comparison to this. लेकिन उसकी तुलना में उनको नुकसान ज़्यादा उठाना पड़ा। Due to the pressure of globalization and competition, various Indian industries and trades were destroyed, and the problem of unemployment became more severe. ग्लोबलाइजेशन से इंडियन इंडस्ट्रीज बंद हो गई। एक तरफ तो हम लोगों ने रोजगार के साधन खोल दिए थे, अवसर खोल दिए थे, बट दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हमारे जो इंडियन इंडस्ट्रीज बंद होने से वो रोजगार चला गया था। ड्यू टू इंटरनेशनल लॉज एंड एग्रीमेंट्स, इंडियन गवर्नमेंट डज नॉट पुट इफेक्टिव सैंक्शन ऑन फॉरेन कंपनीज। दिस कंडीशंस फोर्स द सिटीजन ऑफ इंडिया टू थिंक अबाउट ऑल दिस। In absence of judicial globalization, the demand for स्वदेशी again started to rise। और चूंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से सारा हम लोग न्यायपूर्ण तरीके से काम नहीं हो रहा था, अब उसकी मांग उठने लगी। In present time, the increasing spirit of nationalism made the concept of स्वदेशी as more meaningful। और उभरती हुई राष्ट्र हमारे देशभक्ति की भावना ने इस स्पिरिट को जगाया है। द स्पिरिट ऑफ स्वदेशी प्रोड्यूसेस अ सोशल इकोनॉमिक रिवोल्यूशन, और इसने एक आर्थिक क्रांति ला दी है। इट इन्फ्यूजेस द स्पिरिट ऑफ लव एंड डेडिकेशन अमंग द सिटीजन। इसके अंदर देश के प्रति समर्पण भाव और प्रेम जागृत करता है। फॉलोइंग आर सम इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग स्वदेशी। इसको आप बिल्कुल अच्छे से लर्न करना। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग स्वदेशी? स्वदेशी वस्तुओं को उपयोग करने के क्या फ़ायदे हैं? फर्स्ट, डिमांड ऑफ गुड्स परचेज बाय इंडस्ट्री विल इंक्रीज ड्यू टू कॉन्सेप्ट ऑफ स्वदेशी। अपने देश की वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। इमेंस अपॉर्चुनिटीज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इंडस्ट्री विल इमर्ज ड्यू टू दिस। और हमारी मांग बढ़ने के साथ में हमारी भारतीय जो इंडस्ट्रीज है उसकी मांग बढ़ेगी। डोमेस्टिक प्रोडक्ट, घरेलू जो उत्पादन है, एंड नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय ऑफ कंट्री विल राइज ड्यू टू एडॉप्टिंग स्वदेशी गुड्स। बिकॉज प्रॉफिट तो सारा मल्टीनेशनल कंपनी बाहर ले जा रही है, लेकिन अब इस कंडीशन में प्रॉफिट भी यहाँ रहेगा तो नेशनल इनकम बढ़ेगी। इंडियन कंपनीज वेर मोर लेबरस एज कम्पेयर टू फॉरेन कंपनीज, ज़्यादा मेहनत करती है। देयरफॉर अलोंग विद प्रमोशन ऑफ स्वदेशी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया विल ऑल्सो इंक्रीज डेफिनेटली। मल्टीनेशनल कंपनीज टोटली टेक्निक बेस्ड काम करती है और भारतीय जो लेबर बेस्ड काम करती है, तो जो रोजगार के साधन है, एम्प्लॉयमेंट जो है वो ज़्यादा बढ़ेगा। ड्यू टू इंक्रीज इन डोमेस्टिक प्रोडक्ट, घरेलू उत्पाद जब बढ़ेगा, इंपोर्ट्स विल डिक्लाइन, आयात कम हो जाएगा। एंड वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज स्पेंट इन वेरियस इंपोर्टिंग गुड्स विल बी सेव्ड। तो विदेशी मुद्रा जो फॉरेन करेंसी है वो बच जाएगी। फॉरेन कंपनीज टेक अवे लार्ज अमाउंट ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया। विदेशी कंपनियां जो हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में इन लार्ज अमाउंट पैसा ले जाती बाहर यहाँ से इन फॉर्म ऑफ प्रॉफिट to the respective countries in form of profit and dividends. This outflow of capital will be checked if स्वदेशी is adopted। ये जो है वो रुक जाएगा flow of capital, and countries self dependence is increased by adopting स्वदेशी। और देश की आत्मनिर्भरता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी इन सिचुएशंस ऑफ इमरजेंसी। क्योंकि आपातकाल के अंदर जब सब कुछ बंद हो जाएगा तो देश के अंदर हम लोग क्या कर पाएंगे? स्वदेशी होने के कारण, आत्मनिर्भरता के कारण अपनी जो सप्लाई है डिमांड की वो पूरी कर पाएंगे। डिपेंडेंस एक्ट एज अ मेजर प्रोटेक्टिव लेवर, एक बड़ी सुरक्षा का काम करता है। ओके और कुछ पॉइंट्स और है, लेट्स डिस्कस इट। द गवर्नमेंट रिसीव्स कंपेरेटिवली ग्रेटर रेवेन्यू बाय इंक्रीज डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है वो भी बढ़ जाएगा। कल्चर ऑफ वर्किंग कल्चर ऑफ स्वदेशी कंपनीज इज फेवरेबल फॉर कंट्री। दिस कंपनीज मेक सेंसिबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए अपने देश की कंपनी अपने रिसोर्सेज का अच्छे से यूज़ करेगी। Some nations earn huge profit by selling their products in India, and even after this they create problems for Indian by opposing our country on international platform। वो कंपनी इंडिया के अंदर काम कर रही है बट ऑन इंटरनेशनल स्टेज वो इंडिया का अपोज करती है। तो ऐसी जो इंटरनेशनल स्पिरिट्स को जगाने वाली भी कंपनीज को हम दूर कर पाएंगे। सच नेशंस विल कम अंडर प्रेशर इफ स्वदेशी गुड्स आर यूज्ड। अगर अपने देश का प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो इन कंपनीज को बोलने का भी मौका नहीं मिलेगा, बिकॉज उनकी कैपिटल है ही नहीं। द स्पिरिट ऑफ स्वदेशी एनहेंसेस द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, और हमारे अंदर देशभक्ति की भावना बढ़ता है।
नेशनलिज्म इज एन इन्फ्लुएंशियल फैक्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, और किसी भी देश के विकास के लिए देशभक्ति की भावना होना एक परम आवश्यक तत्व माना जाता है। अब आप ये देख रहे हैं यहाँ पर एक पैराग्राफ है, इसको आपको पढ़ना है ना, और पढ़ करके इसको मीनिंग को समझना है। नेक्स्ट क्लास में हम इसको भी पढ़ लेंगे। ओके, टिल देन गुड बाय। गुड मॉर्निंग। कल तक हमने पढ़ा था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में जो हल्दी घाटी का युद्ध था उसका वर्णन था। अब हल्दी घाटी के युद्ध के बाद का संघर्ष, युद्ध अनिर्णय रहा, कोई परिणाम नहीं निकला, न कह सकते हैं अकबर की जीत हुई न महाराणा प्रताप की जीत हुई। अब अकबर की सेना ने जो उदयपुर के आसपास और कुंभलगढ़ का जो क्षेत्र था, आसपास जो क्षेत्र थे, वो सारे विजित कर लिए थे। महाराणा प्रताप जंगलों में चले गए थे, वहां पर अपनी सेना को पुनः गठित किया था। हल्दी घाटी युद्ध के बाद मुगल सेना कुछ समय गोकुंदा में रही, लेकिन रसद सामग्री के अभाव में सेना लौट गई। प्रताप ने कुंभलगढ़ को अपनी नई राजधानी बनाकर नई छापामार युद्ध नीति को अपनाई। सेना जाते ही महाराणा प्रताप ने अपने जो क्षेत्र थे उनको वापस विजित करना शुरू कर दिया। फिर अकबर ने शाहबाज खां को नेतृत्व में 3 बार सेना भेजी थी, उसके नेतृत्व में 15 अक्टूबर 1577, 15 दिसंबर 1578 में और 1580। तो अपने को याद रखना है 1577, 1578 और 1580, 77, 77, और 80। 3 बार शाहबाज खां की सेना लेकर युद्ध के लिए आया था, और तीनों बार शाहबाज ने कुंभलगढ़ और उसके आसपास के क्षेत्रों को पर पूर्ण अधिकार कर लिया। 3 बार युद्ध किया, जिसमें हार भी हुई और जीत भी हुई। तो उसने जो कुंभलगढ़ और आसपास के जितने भी क्षेत्र थे उन सब पे अपना अधिकार जमा लिया था। फिर अकबर ने 1580 में अब्दुल रहीम खाना को के नेतृत्व में सेना भेजी, लेकिन उसे विशेष सफलता नहीं मिली, उसे हार मिली। उसके जाने के बाद 1582 ईस्वी में पूरी मुगल सेना पुनः युद्ध के लिए आई थी और दिवेर का युद्ध हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद अगर कोई बड़ा युद्ध था तो वो दिवेर का युद्ध था, जिसमें महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हुए युद्ध में विजय दिलाई। अमर सिंह ने शाही सेना पर दावे बोल दिया और विजय रहा, जिसके बाद कुंभलगढ़ पर भी अपना अधिकार कर लिया। प्रताप की गतिविधियों को रोकने के लिए अकबर ने जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में सेना भेजी। प्रताप पुनः पहाड़ियों में चले गए। 1585 के बाद अकबर उत्तर पश्चिम सीमा में व्यस्त हो गया था, मेवाड़ की और कोई सेना नहीं भेजी। 1585 लगाकर 1597 ईस्वी के मध्य प्रताप ने चित्तौड़ और मांडल को छोड़कर समस्त मेवाड़ का जो क्षेत्र था उन सब पे अपना अधिकार जमा लिया था और अपनी नई राजधानी बनाई थी चावंड में। वहीं पर महाराणा प्रताप की 19 जनवरी 1597 को मृत्यु हो गई और यहीं पर इनकी समाधि भी बनी हुई है। अब प्रताप की मृत्यु की सूचना अकबर को मिली। अकबर इस पर बहुत दुखी हुआ था, क्योंकि वो उसको महाराणा प्रताप को हराना चाहता था, परंतु वो नहीं कर सका। ये एक और अंडरलाइन नीचे है, इस पे अंडरलाइन कर देना। विदेशी इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी को मेवाड़ का थर्मोपोली कहा गया है, ये अंडरलाइन करना है मुख्य। ये एक लाइन के प्रश्न हैं जो एग्जाम में आते हैं। और दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा गया है। अगर प्रश्न आता है कि मेवाड़ का थर्मोपोली किसे कहा गया है, तो हल्दी घाटी के युद्ध को। अगर किसने कहा है तो कर्नल जेम्स टोड को। मेवाड़ का मैराथन किस युद्ध को कहा गया है, तो वो है दिवेर के युद्ध को 1582 ईस्वी में। और किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने। तो ये हो गया महाराणा प्रताप का। अब आते हैं राव चंद्र सेन, जो बीकानेर, राजस्थान के जो पश्चिमी क्षेत्र में बीकानेर है, वहां मालदेव और झाला रानी रूप देव के पुत्र राव
चंद्रसेन, जिनका जन्म 16 जुलाई 1541 महाराणा प्रताप के लमसम ही है, क्योंकि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ 1540 में, इनका हुआ 1541 ईस्वी में। इन्हें मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है, गुला बिसरा राजा भी कहा जाता है इनके बारे में। राव चंद्रसेन 1562 से 1581, मतलब शासक तो जहाँ वहाँ का लिख रखा है, परंतु जन्म हुआ है 1541। यह मालदेव जाला रानी स्वरूप दे का पुत्र था। स्वरूप दे ने मालदेव से कहकर चंद्रसेन को मारवाड़ का युवराज बनाया था, क्योंकि चंद्रसेन सबसे छोटा था, परंतु रूपदे की रानी पर, मालदेव की रानी थी, प्रिय रानी थी, इसके कहने पर इन्होंने राव चंद्रसेन को राजा बनाया था। मालदेव की मृत्यु के बाद 31 दिसंबर 1562 राव चंद्रसेन, श्रीमंत चंद्रसेन भाइयों में सबसे छोटा होने पर भी मारवाड़ का शासक बना। इसी कारण राव चंद्रसेन के दोनों भाइयों उससे नाराज हो गए। बड़े भाई राम, ये याद रखना, राव चंद्रसेन के बड़े भाई राम तो अकबर की शरण में चले गए थे और अकबर से युद्ध करने के लिए, चंद्रसेन पर आक्रमण करने के लिए कहा था। अकबर भी इसी समय इसी फिराक में था, मतलब इसी समय का इंतजार कर रहा था। अकबर ने शीघ्र ही हुसैन कुली खां के नेतृत्व में अपनी सेना जोधपुर की ओर भेजी, जिसने मई 1564 ईस्वी में जोधपुर के किले पर अधिकार कर लिया और मारवाड़ के राजा चंद्रसेन ने जोधपुर से भागकर भाद्र जून में जाकर शरण ली थी। देखो, मारवाड़ का क्षेत्र था तो जोधपुर भी आता है और बीकानेर भी आता है, ठीक है, पूरा मारवाड़ का क्षेत्र, परंतु उस समय दो क्षेत्रों में बढ़ गया था, क्योंकि मारवाड़ पहले उसमें अलग था, पर उनके पुत्र बीकानेर की स्थापना करी थी, इसलिए बीकानेर अलग हो गया था और जोधपुर अलग हो गया था। तो ये जोधपुर के राजा थे। अब 1564 में जोधपुर के किले पर अधिकार कर लिया। मारवाड़ के राजा चंद्रसेन जोधपुर से भागकर भाद्रजू में शरण ली, जो जोधपुर के पास में थोड़े दूर भी एक किला है भाद्रजून का, उस किले में, क्षेत्र का नाम भी है और किला भी है, वहां जाके शरण ली। 1570 में अकबर द्वारा लगाए गए नागौर दरबार में चंद्रसेन गया, परंतु वहां अकबर के व्यवहार और अपने प्रतिद्वंदी उदय सिंह को देखकर नागौर छोड़कर चला गया था। वो गए जरूर थे, परंतु वहां अकबर का और उनके जो सेनापति थे, उनके जो व्यवहार उसके साथ किया गया था वो अच्छा नहीं था, और उसके बाद उसके प्रतिद्वंदी उदय सिंह भी वहां दिख गया उसको, तो वहां से भाग गया। इसका पता अकबर को चला तो अकबर ने उसने बीकानेर के राय सिंह, बीकानेर के जो राजा थे राय सिंह को जोधपुर पर अधिकार नियुक्त कर दिया गया। राव चंद्रसेन को दबाने के लिए अकबर ने अपनी सेना भाद्रजून भेजी। भाद्रजून से चंद्रशेखर अपने भतीजे कल्ला चंद, जो चंद्रसेन के भाई राम का पुत्र था, के पास सोजत पहुंचा। सोजत पाली का क्षेत्र है जो, जहां पर, यहां पर भी उसका पीछा करते हुए मुगल सेना आगे